हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, अगली क्लास हमारी करंट अफेयर्स की है और अब अगले 3-4 दिन हम करंट अफेयर्स ही करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल और हरियाणा का। तो आज की हमारी जो सीरीज़ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा फ्रेंड्स, वो चीज़ें रहेंगी जो सन 2020 के अंदर भारत में पहली बार हुई है। यानी बहुत से फैक्ट ऐसे होंगे जो भारत में पहली बार बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं और पहले वाली को चेंज कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से ही शुरू कर लेते हैं। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जो हुआ, ये लगभग सभी को पता होगा कि इसमें इंदौर पहले स्थान पर है, क्योंकि कई साल से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पे ही है मध्य प्रदेश का इंदौर। और इसमें पटना को अंतिम स्थान मिला है, बिहार के पटना को अंतिम स्थान मिला है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये स्वच्छता सर्वेक्षण का हमारा 6वां संस्करण था। यानी 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जयंती के ऊपर जो शुरुआत की गई थी, अब 6वां जिसका जो संस्करण है वो 3 जुलाई 2020 से शुरू कर दिया गया है, जिसके रिजल्ट 2021 में हमारे पास आएंगे। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर आसान है, पहले नंबर पे, पटना अंतिम है। लेकिन ये कौन सा हमारा संस्करण था? 6वां संस्करण था। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में बनने वाला सबसे लंबा नदी रोपवे, नदी के ऊपर रस्सी से जाने वाला एक रास्ता, ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया फ्रेंड्स असम में, और नदी है ब्रह्मपुत्र। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के ऊपर ही भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, ढोला साधिया, जिसकी हमने बात की थी। लोहित नदी के ऊपर वो है। असम ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। अगर यहाँ पर हम लेंथ की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर, 1.82 किलोमीटर, ये सबसे लंबा नदी रोपवे हुआ। फिर अब भारत की पहली किसान रेलगाड़ी, जो कि किसानों को ही समर्पित है, किसानों के प्रोडक्ट हैं, प्रदर्शनी हैं, जागरूकता के लिए चीज़ें हैं। यानी पहली किसान रेलगाड़ी भारत में कहाँ से कहाँ चली? ये चली फ्रेंड्स देवलाली से दानापुर। और ये देवलाली और दानापुर दोनों कहाँ है? देवलाली है महाराष्ट्र और दानापुर है बिहार। यानी स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र से बिहार भारत की पहली रेलगाड़ी चली है। दूसरी रेलगाड़ी और दक्षिण भारत की पहली, यानी दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी और भारत की दूसरी, यानी इसी सीरीज में, तो ये हमारा राज्य दक्षिण भारत का कौन सा रहेगा? आंध्र प्रदेश। तो भारत की दूसरी किसान रेलगाड़ी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी, दोनों के लिए क्या आंसर आएगा हमारा? आंध्र प्रदेश। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो हमारे पॉइंट हैं, अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हैं, सब जानते हैं। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, यानी किसी स्टेट हाईवे के अंदर पड़ने वाली विश्व की, फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी ये सुरंग है, अटल टनल के नाम से ही है, आप जानते हैं। और ये कहाँ पर पड़ेगी? रोहतांग। रोहतांग का नाम आप जानते हैं, रोहतांग दर्रा है जो कहाँ पर है? हिमाचल में। और ये जो अटल टनल है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 2 कनेक्टिविटी बनाती है, और किस किस के बीच में बनाती है? मनाली और लाहौल स्पीति। यानी ये इन दोनों को जोड़ती है, मनाली को और लाहौल स्पीति को। लाहौल स्पीति, आप इसको ध्यान रखना कि लाहौल स्पीति की घाटी आलूओं के लिए और सेब की फसल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने के लिए है अटल टनल, जिसने लगभग 5 घंटे का रास्ता इन दोनों के बीच में घटाया है। और इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 9.02, यानी लगभग 9 किलोमीटर। विश्व में पहली राजमार्ग सुरंग है इतनी लंबी। भारत की पहली एयर एम्बुलेंस, जो अभी कोरोना के कारण वहाँ पर शुरू की गई,
इसकी योजना बहुत पहले से थी और भारत में अंतरिक्ष का शहर हम किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। तो वहाँ पर कोविड-19 के कारण ही कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। बेंगलुरु को जानते हैं आप, विज्ञान का शहर है हमारा, भारत की सिलिकॉन घाटी है, और फिर हमने बात की भारत का बागीचा है, बेंगलुरु को ही बोलते हैं। और अब एयर एम्बुलेंस भी वहीं पे। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, भारत में पहला क्या काम यहाँ पर शुरू हुआ? यहाँ पर फ्रेंड्स कोविड-19 परीक्षण, यानी विदेश से जो यात्री आते हैं, विदेश में जो जाते हैं, कोविड-19 परीक्षण करने वाला, टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी महामारी रोग विधेयक 2020 में पेंडेमिक एक्ट पास किया गया। जो घटनाएं घटी कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कुछ हिंसात्मक घटनाएं कुछ लोगों ने अंजाम दी, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यसभा के अंदर महामारी रोग विधेयक 2020, जिसमें ऐसा करने वालों को 5 वर्ष सजा और कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। इससे इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, ये जो 2020 है ये तो अभी आया है जब ये घटना सामने आई, लेकिन महामारी रोग विधेयक किसको चेंज करता है? यानी सबसे पहले महामारी एक्ट अब तक कौन सा चला हुआ था? तो महामारी एक्ट था फ्रेंड्स अब तक जो चलन में था 1897 का। अब ये याद रखना कि महामारी से संबंधित कौन सा एक्ट 2020 में चेंज कर दिया गया? 1897 का। यानी पहला महामारी एक्ट कौन सा है? पेंडेमिक एक्ट कौन सा है? 1897, 1897। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम करेंगे। अब देखें, महाराष्ट्र का वधवान, यानी ये जगह है वधवान, भारत का प्रमुख 13वां बंदरगाह। भारत में बंदरगाह बहुत हैं, लेकिन अगर हम प्रमुख बंदरगाहों की बात करें जो हमने ज्योग्राफी क्लास में किए भी थे, आपको याद भी होगा, चाहे वो दाहेज हो, मंगलुरु हो, गुजरात के अंदर जो हमने किया था दाहेज के भारत का रासायनिक बंदरगाह है, कोलकाता हो, तमिलनाडु के अंदर एन्नोर हो, चेन्नई हो, ये हमने सारे के सारे किए थे। मुंबई हो, पुणे के अंदर नहा सेवा हो। तो अब महाराष्ट्र के वधवान को 13वां बंदरगाह भारत का प्रमुख घोषित कर दिया गया है। तो वधवान 13वां प्रमुख बंदरगाह। अब देखें फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता, ये नदी बंदरगाह है, क्योंकि नदियों के ऊपर बंदरगाह नहीं होते, पोर्ट नहीं होते, ये समुद्रों के किनारे ही होते हैं। लेकिन भारत में जो कलकत्ता नदी बंदरगाह है, एक तो ये एकमात्र नदी बंदरगाह है, लेकिन अब इस कोलकाता से इसका नाम चेंज कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यानी अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो एकमात्र नदी बंदरगाह है। अब कौन सा है हमारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, एकमात्र नदी बंदरगाह। हल्दिया नदी हम बोलते हैं उसको, हुगली नदी बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमने किए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुछ और फैक्ट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट था वो पब्लिश कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से। और इस शिक्षा नीति को बनाने का जिम्मा किसके ऊपर था? किसकी अध्यक्षता में ये शिक्षा नीति बनाई गई है? के कस्तूरी रंगन। बहुत इम्पोर्टेंट नाम, के कस्तूरी रंगन। एक तो ये नाम याद रखना कि 2020 की शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किनकी अध्यक्षता में तैयार हुआ? कस्तूरी रंगन। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारत में पहली शिक्षा नीति, यानी अब एजुकेशन किस टाइप की होगी, किन भाषाओं में होगी, किन किन कोर्सों को ख़त्म कर दिया गया है, कोर्सों के अंदर क्या बदलाव, वो शिक्षा नीति के अंदर पूरा ड्राफ्ट होता है। लेकिन भारत में इस तरह की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? अब ये इम्पोर्टेंट है। पहली शिक्षा नीति थी 1968। फिर फ्रेंड्स हमारी भारत में
इसको रिवाइज किया गया दोबारा, यानी दूसरी शिक्षा नीति आई 1986, और इसमें केवल बदलाव किए गए कुछ 1992, यानी कुछ अमेंडमेंट किए गए, ये पूरी तरह से नया ड्राफ्ट नहीं था। तो अब मान सकते हैं कि 2020 के अंदर अब कौन से नंबर की शिक्षा नीति भारत में आई है, वो है तीसरी शिक्षा नीति 2020, और अध्यक्षता है कस्तूरी रंगन। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं 2020 में, यानी अगर हम बात करें उच्च शिक्षण संस्थान, इनकी जो रैंकिंग जारी होती है, हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि भारत में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर आया है। तो हायर इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहला स्थान है यहाँ पर IIT मद्रास का, तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें, ज़्यादा स्थान हमें करने भी नहीं होते, केवल पहला ही इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। IIT मद्रास के बाद है भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान, जो बेंगलोर के अंदर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो ये दो यहां पर याद रखना, उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान, फिर IIT दिल्ली, IIT मुंबई, लेकिन वो उतनी रैंकिंग हमें नहीं करनी, हमें पहले दो पता हो। ये शिक्षा नीति के साथ हमारा पॉइंट यहाँ पर था। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो चेंज हुआ 2019 में, ये प्रश्न इतनी बार आता है क्योंकि 9th क्लास NCERT के पॉइंट है जो हम यहाँ अभी लिख रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, अगर हम पहले की बात करें तो फ्रेंड्स 1986 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, यानी ग्राहकों को जो सुरक्षा देता है, जो कंज्यूमर कोर्ट बने हुए हैं, तो ये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक हमारा सबसे पहला 1986 में था। लेकिन इसके रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो अब उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कौन सा भारत में माना जाएगा? 2019। अभी याद रखना कि अब कौन सा चल रहा है। अब हमारा कंज्यूमर सेफ्टी एक्ट कौन सा बन गया? 2019 का। लेकिन पहले कब आया था फ्रेंड्स? 1986 के अंदर। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा अगला फैक्ट है, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और ये भी अस्थायी है फ्रेंड्स। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो अब तक टेम्परेरी कैपिटल से अपना काम चला रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी आप जानते हैं अभी कौन सी है? देहरादून है। लेकिन अब गैरसैंण को क्या कर दिया गया? ग्रीष्मकालीन बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? जब से ये यूपी से अलग हुआ तब से इसकी अपनी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है तो केवल कैसी है? अस्थाई है। और अब ग्रीष्मकालीन, ये कोई टेम्परेरी कैपिटल नहीं होती जैसे दिल्ली है, वो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन नहीं है हमारी, वो हमारी फुल टाइम कैपिटल है भारत की। तो गैरसैंण को आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की नई राजधानी घोषित किया गया है। हो सकता है कि इसी को बना दिया जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि भारत का एकमात्र राज्य जिसकी अभी तक आधिकारिक कोई भी राजधानी नहीं है, वो कौन है? उत्तराखंड है। और अभी ग्रीष्मकालीन किसको इसने लॉन्च किया? गैरसैंण को, वो भी टेम्परेरी बेस पे है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बंजर भूमि एटलस की बात करें, क्योंकि ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि भारत में बंजर भूमि क्षेत्र घटा है। भारत में कुल बंजर भूमि की बात करें तो वो लगभग 17% है, जो 17% से ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब 17 के नीचे आया है। जैसे हम वनों की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम भारत में टोटल वन क्षेत्र की बात करें तो वो कितना है? भारत की कुल भूमि का 24.56% वन है। बंजर भूमि कितनी है? 16.96% है।
अगर हम भारत में मैदान की बात करें कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का मैदानी क्षेत्र कितना है, 43% है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। यानी किसी भी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र, जैसे हमारा 32,87,263 है, तो उसका 43% कैसा है, सपाट है, समतल है, खेती के लायक है। वन क्षेत्र 24 और बंजर भूमि 16.96। लेकिन बंजर भूमि में फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्ट है कि इसमें जो स्टेट आएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान को हम आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं क्योंकि नंबर 1 पे है, और वैसे ही पता है कि रेतीली भूमि है। लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात आए तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर याद रखना, अब बिहार है। हालांकि हमारा क्षेत्रफल बंजर भूमि का जो इनफर्टाइल लैंड है वो घटा है, लेकिन फिर भी अगर दो राज्यों की बात करें हम, तो राजस्थान और बिहार हमारे ऐसे हैं जो बंजर भूमि सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम करें। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हम इम्पोर्टेंट क्यों कर रहे हैं, यानी इनको इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं। गंगा, यमुना, एनिमल्स और सुखना झील जो चंडीगढ़ के अंदर है, ये आप जानते हैं। इन दोनों को फ्रेंड्स जीवित दर्जा दिया जा चुका है, यानी एक जीवित मनुष्य की तरह इनके अधिकार माने जाएंगे। इनकी तरफ से कोई भी आदमी जुडिशल ट्रायल कर सकता है प्रदूषण के मामले में या किसी और मामले में। और ये करने वाला कौन था, उत्तराखंड हाई कोर्ट। और आप जानते हैं कि ऐसा पहला मामला दुनिया में न्यूजीलैंड के अंदर आया था। जो वुंगाई नदी थी उसको सबसे पहले जीवित मनुष्य की तरह दर्जा दिया गया न्यूजीलैंड के कोर्ट की तरफ से। तो उसकी तर्ज पे भारत में क्या हुआ, गंगा और यमुना को भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवित मनुष्य की तरह माना। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वो जानवरों को भी मानते हैं कि इनके भी अधिकार हैं, इनके साथ इस तरह से क्रूअल्टी नहीं की जा सकती, इनके साथ भी हमें मानवीय व्यवहार करना चाहिए। वो एक कानूनी उनको दर्जा दिया गया। फिर सुखना झील को भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कानूनी इकाई माना है। मतलब क्या है कि इनके लिए कानून में सुरक्षा के नियम बनाए जाए। सुखना झील आप जानते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर है और 1958 में ये बनी थी, और बनाने वाले कौन थे, ली कार्बूजियर। ये प्रश्न वैसे भी बहुत बार आता है, लेकिन अब ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको क्या किया है, कानूनी इकाई का दर्जा दे दिया गया है। तो भारत में ऐसे ये ही मामले हैं, इसलिए हमने सभी को एक साथ लिखा कि ये ऐसे हैं, गंगा हो, यमुना हो, हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे पालतू जानवर हैं और सुखना झील है, ये सभी कानूनी इकाई में आते हैं, यानी इनके लिए कोर्ट में जुडिशियल ट्रायल किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ 2-4 पॉइंट हम करें जो और भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें व्यक्ति की, महंत नृत्य गोपाल दास जो अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में मुख्य पूजक भी रहे हैं और एक पक्ष भी उनका रहा है, यानी शुरू से वो केस लड़ते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो महंत नृत्य गोपाल दास को क्या किया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष बनाया गया, यानी जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं। जो श्री राम भूमि को, जन्मभूमि को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा, तो उसके अध्यक्ष के तौर पे हैं महंत नृत्य गोपाल दास। एक नाम और इसी से जुड़ा हुआ, नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री के सचिव भी रहे।
तो नृपेंद्र मिश्र मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट भी आपको पता हो, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से चला हुआ एक मुद्दा जो कोर्ट के जरिए खत्म हो गया है और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। तो आपको इन दो व्यक्तियों के नाम पता हो, नृपेंद्र मिश्र, महंत नृत्य गोपाल दास, जो पूरे तीर्थ स्थान के वहाँ पर अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो बनाया गया, और जो निर्माण समिति है उसमें नृपेंद्र मिश्र हैं। इसमें और बहुत से मेंबर होंगे, बहुत से प्रावधान हैं, प्रोविज़न किए गए हैं कि इतने मेंबर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होंगे, इतने वहाँ से होंगे, तो वो, लेकिन दो नाम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं, नृत्य गोपाल दास और नृपेंद्र मिश्र का। दूसरा फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट पॉइंट हम करते हैं, भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात, जो कि भारत में अब घटा है, जो कि एक सुखद संकेत है। मातृत्व मृत्यु अनुपात को फ्रेंड्स कैसे मापते हैं हम? सबसे पहले हमें ये पता हो, 1,00,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु, यानी 1,00,000 बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों को जन्म देते हुए कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं मातृत्व मृत्यु अनुपात। यानी 1,00,000 बच्चों को जन्म देने के पीछे कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, तो वो अनुपात भारत में अभी है 122, जबकि केरल इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट है, केरल का 100 पे। यानी केरल में आप कह सकते हैं कि ये जोखिम सबसे कम है। आप कह सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में केरल सबसे ऊपर है। केरल है, तमिलनाडु है, ये हमारे दक्षिण भारत के ही स्टेट हैं जो एजुकेशन में और जनसंख्या घटाने में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। तो मातृत्व मृत्यु अनुपात फिलहाल 122 है, जो पहले के मुकाबले घटा है, लेकिन केरल सबसे ज़्यादा सुधार में है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हम अगली क्लास में भी करंट अफेयर्स करेंगे और हरियाणा का भी करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।